गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैग्नेटिज्म का आज मतलब जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। एम्पियर्स लॉ, जैसे बायो-सावर्ट लॉ था वैसे ही एम्पियर्स लॉ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस लॉ से बहुत मेल खाता है एम्पियर्स लॉ, क्योंकि गॉस लॉ में भी था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिकल रहेगा तब मतलब जो गॉस लॉ लग सकता है, और इसमें है करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो एम्पियर्स लॉ लगेगा। अच्छा, बायो-सावर्ट लॉ है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये सिमेट्रिकल नहीं भी है तो भी लगता है, जिस तरह से कि कूलम्ब्स लॉ में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होने के बाद भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा के फोर्स निकालते थे। तो आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ और ये मैग्नेटिज्म का बायो-सावर्ट लॉ एक टाइप का बहुत हद तक मिलता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म का ये एम्पियर्स लॉ ये भी बहुत हद तक उसी कॉन्सेप्ट पर है। ये समझिए थोड़ा। हाँ, तो एम्पियर्स लॉ क्या है देखिए, यहाँ मैंने क्या बनाया है, एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब लाइंस खींचे हैं। तो ये मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड बताता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें एक हम क्लोज्ड लूप बनाते हैं। एम्पियर लॉ क्या है वही बता रहे हैं पहले। इसमें एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं और जिसको कि एम्पेरियन लूप कहते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड को इसी लूप के रास्ते से हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होता है जो कहता है कि ये जो हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को इस लूप पर इंटीग्रेट, तो उसी को कहा जाता है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed plane loop in a magnetic field। तो समझ में आ गया? सर्कुलेशन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop in plane closed loop in a magnetic field is equal to mu naught times the current passing through the loop। mu naught times the current passing through the loop provided that, बशर्ते कि लूप के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, माने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो। अगर लूप के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तब एम्पियर्स लॉ ऐसा नहीं होगा। जो बाद में आप पढ़ेंगे जब चेंज करेगा तो क्या होगा। तो एम्पियर्स लॉ को इसी तरह लिखते हैं, B.dl का इंटीग्रेशन यानी
और वो पूरा क्लोज्ड लूप पर, इसलिए गोल दिया हुआ है। इसी को कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये टर्म हुआ। ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। आई मतलब जो करंट लूप होकर के अंदर से बह रहा है, नेट करंट आई हुआ। प्रोवाइडेड एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलना चाहिए। इसलिए देखिए, अब मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, जो समझाया वही चीज उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट the circulation of the resultant magnetic field along a closed plane loop in a magnetic field, माने लूप मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। लूप के अंदर ही खाली जो करंट बहेगा, नेट करंट, उसी को लेना है। आई है, वही है आई। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, तो यही है आपका बॉक्स। क्या हुआ? जो फार्मूला है, इक्वेशन है, यही है आपको एम्पियर्स लॉ। अच्छा, अब आइए, ये फार्मूला को हम लोग थोड़ा एक दूसरे कंसीडरेशन से भी डेवलप कर सकते हैं। क्या है कंसीडरेशन? तो मान लीजिए कि ये एक करंट वायर है जो पेज से बाहर निकलता है, करंट पेज से बाहर, इसीलिए देखिए वो टिप दिया हुआ है, एक डॉट पॉइंट, यानी पेज से या बोर्ड से बाहर निकलता है, बाहर की ओर है आई। सीधा मान लीजिए तार है अगर, तो करंट जो है इधर से बाहर निकलता है, इधर आपको पेज है या बोर्ड है। मान लिए एक ठो हम रख देते हैं, इसके बगल में एक ये कंपास निडिल, तो देखेंगे कि कंपास निडिल जो है वो अपना ओरिएंट किस डायरेक्शन में बताएगा, तो उसका नॉर्थ जो पोल है कंपास निडिल का, वह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, तो वो मतलब रहेगा। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो हर एक आर के पोजीशन के लिए, यानी आर डिफरेंट आर लेंगे और उसी तरह डिफरेंट आई लेंगे, माने आई को भी बदलते चलेंगे, आर को भी बदलते चलेंगे। तो हम देखेंगे, इस तरह का ऑब्जर्वेशन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वैल्यू, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का है, यानी करंट ज़्यादा तार में बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, माने डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ हुआ आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर, करंट कैरिंग वायर। तो उसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक ठो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू नॉट बटे 2 पाई, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके इक्वल करके इक्वेशन बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा,
बी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बाय आर। क्लियर? अच्छा, अब इसको इधर ले आइए तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये फिगर को देखिए, हमने जो बनाया है वह फिगर जो है, अगर करंट बाहर निकलता है तो इस सर्किल पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, और डीएल वेक्टर क्या है, तो इस सर्किल पर ही हम उसको मतलब ऐड करेंगे डीएल 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 को, यानी इंटीग्रेशन डीएल, तब ना वो सर्किल बनेगा। तो बी और डीएल दोनों वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में है। देख लिए, दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है। तो इसका माने ई क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं बी डॉट डीएल। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा, यानी बी डीएल होगा। तो कहने का मतलब हमारा है कि बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन इस लेफ्ट साइड को हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बी डीएल एक डायरेक्शन में है, बी डॉट डीएल हो जाएगा बी डीएल। अब बी तो सेम डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, भला की डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। सर्किल के सर्कुलर पाथ पर कहीं भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो b को बाहर निकालिएगा तो इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हुआ, पूरा ये सरकमफेरेंस विथ रेडियस r। इसीलिए बोले कि सरकमफेरेंस तो 2 पाई r होता है, तो b इंटू 2 पाई r को इस फोटो के रिफरेंस में बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन b डॉट dl लिखा जा सकता है, जो बराबर म्यू नॉट आई। तो यही न है एम्पियर्स लॉ, देखिए यहाँ यही न है। तो एम्पियर्स लॉ को इस कंसीडरेशन से हम डेवलप कर सकते हैं। क्या किए हमने, तो एक स्ट्रेट वायर लिया, उसमें से करंट को फ्लो किया, करंट भी बढ़ाते गए या घटाते गए यानी चेंज करते गए, और डिस्टेंस भी कोई पॉइंट का हम चेंज करते गए, और सबका बी निकालते गए मेजरमेंट से, जिस तरह आप मेजर करें। तो ऐसा पाया गया कि B इज प्रोपोर्शनल टू I बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बस यही बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करके आप इसको एम्पियर्स लॉ को आप फिर से डिराइव कर सकते हैं, यानी डेवलप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एम्पियर्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें करंट बह रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो उसके कारण कोई पॉइंट पर, कोई पॉइंट इधर इधर इधर, चाहे चारों साइड में किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एम्पियर्स लॉ से बहुत ही आसान है, बशर्ते कि वह स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो और इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। फाइनाइट वैल्यू ना हो, जैसे हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ में क्या था, फाइनाइट करंट लेंथ का भी निकाल दिया था, sin θ1 sin θ2 वाला जो फार्मूला था। लेकिन इसमें एम्पियर्स लॉ तभी लग सकता है जब इनफाइनाइटली लॉन्ग हो ये करंट कैरिंग वायर और स्ट्रेट हो। अच्छा, तो हमारा कहना है कि जब ये जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट बोर्ड से बाहर निकल रहा है, देखिए डॉट दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है।
अब मान लीजिए उसके कारण हमको आर डिस्टेंस पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट जो है बाहर निकल रहा है, तो स्क्रू को ऐसे कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड गोल बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड गोल है उस तरह चलाइएगा तो करंट इधर निकलेगा। करंट इधर कब निकलेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो। सर्कुलर देखिए बनाए हैं, 4 पॉइंट पर सर्कुलर बना दिए हैं। अच्छा, तो अब आप जो है इसमें लगाइए। कैसे लगाइएगा? तो एम्पियर्स लॉ लगाइए। ई इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए यहाँ। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0, क्योंकि डी एल और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए हैं, तो ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन बी डी एल। और b को बाहर कर लेंगे हम। क्यों कर लेंगे? तो सेम डिस्टेंस पर सब जगह b का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगा, भले ही डायरेक्शन चेंज करता हो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो बी डी एल और डी एल का इंटीग्रेशन 2πr, तो इसलिए b इंटू 2πr। तो आपने b डॉट डी एल का इंटीग्रेशन निकाल लिया, b इंटू 2πr। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जो है बराबर होना चाहिए म्यू नॉट इंटू जो करंट उस लूप से, एम्पेरियन लूप उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पेरियन लूप। इसको आप कहिए एम्पेरियन लूप। हाँ, एम्पेरियन लूप पर करना है इंटीग्रेशन। तो आपको एम्पियर लॉ से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई होता है। आपने बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इस केस में निकाला है बी इंटू 2πr, तो इसका मतलब इसके बदले b इंटू 2πr दे के इक्वल टू म्यू नॉट आई। इससे b निकाल लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 2πr। देखिए कितना आसान था निकालना। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। बायो सावर्ट लॉ में जब स्पेशल कंडीशन हम लोग लगाए थे कि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आता था, मान लीजिए r डिस्टेंस पर, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो θ1 बोले थे और θ2 90 का मतलब कब होगा 90? जब पूरा वायर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, तब मतलब जो θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री हो सकता है। तो कहने का मतलब वहाँ से भी हमको प्रूफ हुआ था कि अगर करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ मैंने कंटिन्यूड लिख दिया इसलिए कि एम्पियर्स लॉ का ये एप्लीकेशन हुआ कि भाई एम्पियर लॉ लगा के आप निकालिए कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से r दूरी पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम लोग दो और को देखेंगे। एक सोलेनॉइड पर एम्पियर्स लॉ लगाएंगे और निकालेंगे सोलेनॉइड के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी प्रकार टोरॉइड, तीसरा टोरॉइड होगा, टोरॉइड के अंदर में कितना होता है, सब में एम्पियर्स लॉ लगा करके होगा। इसलिए 3 ठो मेनली एप्लीकेशन मतलब हम लोग देखेंगे, जिसमें एक हम लोगों ने कर लिया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जब में अगर करंट बह रहा है तो r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद सोलेनॉइड, उसके बाद टोरॉइड। ओके, मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर पसंद है तो आप लाइक कर देंगे और जो
सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा लीजिएगा ताकि आपको जाता रहेगा वीडियो। और दूसरे को अगर मदद करना है तो आप व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह सबसे उसको भेज दीजिए ताकि उसका भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।